नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल हैं, ने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। और इस उपलक्ष्य में उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कोई कार्यक्रम नहीं रखा, बल्कि वो अयोध्या गए और रामलल्ला का दर्शन किया। वहां पे उनके साथ उनके पुत्र और उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। और इस कार्यक्रम के विरोध में भी बहुत सारे लोग, बहुत महंत सारे जो थे अखाड़ों के, वो उनके विरोध में थे। लेकिन राज्य सरकार ने इतना बंदोबस्त किया कि किसी तरह का उनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन अयोध्या में न हो, उनको रोक लिया गया उनके विरोध प्रदर्शन को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक इसके मायने क्या हैं, जो उद्धव ठाकरे ने अयोध्या का जो दौरा किया है, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, बहुत सारे इसके मतलब निकाले जा रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक इसके दांव पेच के जरिए इसको देखा जा रहा है। सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे जो महाआघाड़ी की सरकार जो बन तो गई सरकार, लेकिन इसमें जो आइडियोलॉजिकल एक पेच था तीनों दलों का, शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का, वो बार बार इसमें देखने को मिल रहा है और अभी भी देखने को मिल रहा है। जो आइडियोलॉजिकली जो अनकंफर्टेबल हैं सारे जो इस गठबंधन के जो दल हैं, वो उनका अनकंफर्टेबल जो है वो सबको दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने जो ये खबर आई कि महाराष्ट्र में सोनिया गांधी ने उनको ये कहा था कि आपको प्रियम्बल को मानना पड़ेगा अगर कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो प्रस्तावना जो है उसको आपको मानना पड़ेगा, यानी कि आपको सेकुलरिज्म को मानना पड़ेगा। ये सोनिया गांधी की तरफ से एक शर्त थी। उद्धव ठाकरे ने इसे मान लिया। उद्धव ठाकरे के सामने यह भी शर्त रखी गई थी कि मुस्लिम आरक्षण के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने भी कथित तौर पर इस बात को मान लिया था। सीए के ऊपर भी उद्धव ठाकरे शुरू में यह कहा था उन्होंने कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं और भी एनपीआर और एनसीआर के एनआरसी के ऊपर जो है उनके बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस थे उद्धव ठाकरे की तरफ से वो सामने आए थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उसका प्लान बी था महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव ठाकरे के राज ठाकरे के जरिए उसने उस प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू किया, तो उद्धव ठाकरे के कान खड़े हुए। सबसे पहले राज ठाकरे ने यह काम किया कि उन्होंने अपनी पार्टी के झंडे का रंग, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है उसके झंडे का रंग उन्होंने भगवा किया। सावरकर के ऊपर जो बैकफुट पर थी शिवसेना कांग्रेस के लगातार हमलों के ऊपर, उस पर उन्होंने राज ठाकरे ने सावरकर को अपने जो कार्यक्रम जो था पार्टी के जो झंडे का जो अनावरण था, जो रैली थी, उसमें उन्होंने सबसे आगे रखा। और अभी भी सावरकर के जन्मदिन के अवसर पे उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम महाराष्ट्र के अंदर अपनाए। ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से ये सारी कवायद जो है शुरू हुई, तो उद्धव ठाकरे के कान खड़े हुए और उनको लगा कि नहीं, हमारे जो जाहिर है कि शुरू में भी जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो उद्धव ठाकरे के का गठबंधन हुआ था, उसमें भी बहुत सारे शिव सैनिक ऐसे थे जो नाराज होकर या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे या फिर मनसे का दामन उन्होंने थामा था। ये आमतौर पर यह कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जो हैं, राज ठाकरे जो हैं, वो एक कंफ्यूज्ड पॉलिटिशियन है। उन्हें मालूम नहीं है कब किस पर किस लेवल का हमला करना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है और कब उससे बाहर निकल जाना है। ये कंफ्यूजन जो है कहा जाता है कि राज ठाकरे को है। राज ठाकरे के लिए ये आमतौर पर ये कहा जाता है कि उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि जो है दिखती है, वो एक दबंग नेता की हैसियत से भी और एक मजबूत नेता की हैसियत से, और जो बोलने और अपने आप का रख रखाव का जो अंदाज है उनका, वो ये कहा जाता है कि वो बाला साहब ठाकरे का अंदाज है। लेकिन उनमें कमी जो है वो ये है कि वो कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं, ऐसे राजनीतिक फैसले ले लेते हैं कि जो बाद में उनके लिए गलत साबित होता है। नवनिर्माण सेना का हाल भी वैसा ही कुछ हुआ। जब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई और उसके इलेक्शन में गए, तो इलेक्शन में शुरुआती दौर में उनको कामयाबी ज़रूर मिली, लेकिन बाद में जो है वो धीरे धीरे उनकी छवि एक वोट कटवा की बन गई कि ऐसा कहा जाने लगा कि ये जो है सिर्फ वोट काटते हैं और एक कंफ्यूज्ड पॉलिटिशियन है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमले किए लोकसभा चुनाव के अंदर।
और फिर जो है उनको एक यू टर्न लेना पड़ा और यू टर्न लेके फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उसकी जो स्कीम ऑफ थिंग में इनको शामिल होने की कोशिश करनी पड़ी। तो ये जो है, और दूसरी चीज ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जो है वो भी जो सत्ता से बाहर रहने के लेकर वो थक चुके थे, वो इनसे कहने लगे कि भाई या तो आप एनडीए का हिस्सा बनिए या शिवसेना में अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए या फिर जो एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसी में शामिल हो जाइए। ये मनसे के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये डिमांड होने लगी। वो एक मतलब अजीब तरह का कंफ्यूजन की स्थिति। उसी तरह से उद्धव ठाकरे को भी अब ये लगने लगा है कि वो एक कंफ्यूज्ड किस्म के पॉलिटिशियन हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली और चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन बाद में उनको ये ख्याल नहीं था कि जो सियासी परिस्थिति बदलेगी या जो कांग्रेस और एनसीपी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ उनको साथ चल पाना कितना मुश्किल होगा। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि ये बाला साहब का ये सपना था कि कोई शिव सैनिक ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने, वहाँ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने के चक्कर में उनका आइडियोलॉजिकल ज़मीन जो है वो खतरे में पड़ने लगी। और जाहिर है कि उसके बाद उन्होंने सीए के ऊपर, एनपीआर के ऊपर और एनआरसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने न सिर्फ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर जो है उन्होंने महाराष्ट्र में लागू किया, और जब शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये धमकी दी सरकार हट जाने की, तो उन्होंने एक डिफाइंट रुख अपना दिखाया। उसी तरह से कांग्रेस के नेता की तरफ से जब ये अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की बात जब उठाई गई कि महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला कर लिया, उस मामले में भी उन्होंने ये साफ कर दिया कि अभी जो है इस पर चर्चा नहीं हुई है, अभी हमने इस पर विचार नहीं किया। एक डिफाइंड उन्होंने अपना एक रुख दिखाया, एक सख्त रुख दिखाया, एक सख्त संदेश देने की कोशिश की। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का भी एक बी प्लान है। एक तो राज ठाकरे का प्लान है और एक उद्धव ठाकरे का बी प्लान है जो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त अपनाया, और जो उनके एक नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं सुधीर मुंगटीवार, उनके जरिए ये कहा गया कि अगर शिवसेना जो है एनडीए में वापस आना चाहती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और इस पूरे जो उनका इस दौरान जो है एनपीआर, एनसीआर और जो एनआरसी और जो सीए के ऊपर, नागरिकता कानून के ऊपर जो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे का रुख रहा, उसको देखते हुए ये लग गया कि उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं ये तैयारी कर चुके हैं कि वो अब कांग्रेस और जो एनसीपी का जो रवैया है उसको असहज करने का, उस रवैये में वो फंसने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को भांपते हुए शरद पवार ने जब ये बात कही कि अब सरकार के ऊपर खतरा हो सकता है, तो अजीत पवार जो है उनके सामने खड़े हो गए और ये कहा कि अजीत पवार की तरफ से ये बयान आया कि जो है ना, जो सीए एनआरपी और एनआरसी के जरिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एनआरसी नहीं आने जा रहा है और नहीं इस पर महाराष्ट्र के विधानसभा में किसी तरह का कोई प्रस्ताव लाने का विचार है। तो उसने ये साफ कह दिया है कि अब जो है जो शिवसेना के साथ जो महाराष्ट्र का जो गठबंधन है वो एक तरह से अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर हिंज करता है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये गठबंधन काफ़ी दिनों तक चलेगा, 5 साल पूरा करेगा। खुद उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि 5 साल तक ये गठबंधन चलाएंगे, लेकिन अभी जिस तरह की उसमें रशाकशी चल रही है, जिस तरह से एक दूसरे को असहज करने की कोशिशें की जा रही हैं, वो उस गठबंधन को बहुत आगे तक ले जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी की भी मजबूरी है कि महाराष्ट्र की सत्ता से वो 5 साल दूर रहे थे, अब उन्हें सत्ता का सुख जो है भोगने का मौका मिल रहा है शिवसेना के थ्रू, जरा सा कम, लेकिन वो सत्ता के भागीदार जरूर हैं। तो ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से वो उद्धव को नाराज करें, और उद्धव ने अब अपना डिफाइंड रुख ये दिखा दिया है अयोध्या जाकर। हालांकि वो बीजेपी के ऊपर वहाँ हमला करने से नहीं चूके, लेकिन जाहिर है कि ये हमले एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, जो पब्लिक पोस्चरिंग होती है, इसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। उन्होंने अयोध्या में ये कहा कि हिंदुत्व जो है किसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकार नहीं है, हिंदुत्व पर सबका अधिकार है, हमारा
भी अधिकार है, हमने कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है और हिंदुत्व के लिए हम हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने जो राम टेम्पल का ट्रस्ट है उसके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दान दिया और साथ में योगी सरकार से गुजारिश की, उनसे अपील की कि आप हमें कोई एक ज़मीन दें जिस पर हम अयोध्या में महाराष्ट्रियों के लिए, ख़ासतौर पर उनके लिए एक मराठा भवन जो है, महाराष्ट्र भवन जो है यहाँ पे अयोध्या में, उसकी तामीर करवा सकें। ये उद्धव ठाकरे ने वहाँ पे अयोध्या में, हालांकि उनको सरजू में आरती भी करनी थी जिसमें उनको शामिल होना था शाम को, लेकिन एक कोरोना का साया भी पूरे भारत के ऊपर पड़ा हुआ है। बहुत सारे कार्यक्रम उसकी वजह से रद्द हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो कोरोना का साया भी उनके यात्रा के ऊपर रहा और इसकी वजह से सरजू की आरती के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है और हिंदुत्व के साथ हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनके ऊपर हमले हुए, उनके हिंदुत्व को लेकर उनकी शिकायत की गई, उनका मजाक उड़ाया गया, इस तरह से कोई, लेकिन ये सब पब्लिक पोस्टरिंग है। अंत में जो है ये जो महाराष्ट्र के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, वो जो सियासत है, वो आने वाले कुछ महीनों में एक अलग मोड़ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिचुएशन वहाँ पे राइप हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे को जो है महागठबंधन, जो महाआघाड़ी की जो सरकार है उसको उनसे निकालकर और एक एनडीए की सरकार बनाई जाए। राज ठाकरे भी एक प्लान की तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं, जो राज ठाकरे भी अपनी एक हैसियत का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और ये पूरा डिपेंड करता है कि उन स्थानीय निकाय के चुनाव में राज ठाकरे का प्रदर्शन कैसा रहता है, मनसे का जो प्रदर्शन कैसा रहता है, इसके ऊपर बीजेपी का अगला प्लान ऑफ एक्शन या फिर शिवसेना का अगला प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।